नमस्कार साथियों, संकल्प क्लास में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोगों ने पूर्व में तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास के बारे में अध्ययन किया था। आज हम तत्पुरुष समास के अन्य भेदों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आप लोगों ने परीक्षा में केवल और केवल उन्हीं भेदों को पढ़ा है जो सामान्य रूप से पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान में जो भी परीक्षाएं आ रही है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाने लग गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण भेदों के बारे में भी पूछा जाने लगा है। तो आज हम तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद हैं, हम उन अन्य भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद हैं वह कौन कौन से हैं, तो आप लोग देखेंगे तत्पुरुष समास के नयन तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, उपपद और लुप्त पद, ये 4 प्रकार के भेद और हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो भेद पढ़े थे वो भेद थे कर्म तत्पुरुष, अर्थात कारक चिन्हों के आधार पर उसके जो भेद थे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये 6 भेद हम लोगों ने पूर्व में पढ़े थे। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भेद भी आने लग गए, इन भेदों से भी प्रश्न पूछे जाने लग गए। तो इसलिए इनके साथ साथ हमें इनको पढ़ना अति आवश्यक है। इसके साथ ये भी आपको देखने को मिलेगा कि इन भेदों में इन का भी प्रयोग किया गया, लेकिन ये बने कैसे, क्यों बने, ये सब चीज़ें आप लोग जब इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले चलते हैं नयन तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करते हैं। और इस नयन तत्पुरुष समास को जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको लगेगा कि इस समास के बारे में हम लोगों ने पहले भी कुछ अध्ययन कर रखा है। और वो अध्ययन किस प्रकार का था, तो देखिए नयन तत्पुरुष समास नाम से ही पता चलता, न का मतलब ना, जहाँ निषेध प्रकट होता है, जहाँ नकारात्मकता आती है, वहाँ पर नयन तत्पुरुष समास होता है। अब इस नयन तत्पुरुष समास को समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। वो उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो आप लोग देखेंगे कि ये ऐसे उपसर्ग जो क्या बनाते हैं, विलोम शब्द बनाते हैं। विलोम शब्द बनाने वाले उपसर्ग कौन से हैं, अन, अन, न, ना, बिन, ला। ये जब भी शब्द के साथ आते हैं तो नयन तत्पुरुष समास होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग हैं, विलोम शब्द हैं, और ये किसका भाव प्रकट करता है, निषेध, निषेधात्मक, अर्थात नकारात्मक या विपरीत अर्थ देने वाला है। इसलिए यह नयन तत्पुरुष समास है। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें केवल और केवल इन उपसर्गों का ध्यान रखना है। अब जब आप उपसर्ग की बात करते हैं, जो ही उपसर्ग की बात हुई आपके दिमाग में आया कि हमने जब अव्ययभाव समास पढ़ा था उसमें भी उपसर्ग पढ़े थे। तो क्या उपसर्ग नयन तत्पुरुष समास में आएंगे या अव्ययभाव समास में आएंगे? यह ऊहापोह हमेशा बनी रहती है परीक्षार्थी के मन में। तो इस ऊहापोह को मिटाने के लिए, ये जो उदेड़ गुण हमारे मन में आती है, उसको मिटाने के लिए आज मैं आपको विस्तार से इन चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए होता क्या है, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार का आता है, वह चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण किस प्रकार से है, आइए इसको देखते हैं कि आप लोगों के सामने शब्द लिखा हुआ है ना समझ। शब्द क्या लिखा हुआ है, ना समझ। अब ना शब्द का प्रयोग इसमें भी हुआ है और ना शब्द का प्रयोग यानी ना उपसर्ग का प्रयोग अव्ययभाव समास में भी होता है। सारा का सारा खेल जो होता है वह विकल्प पर निर्भर करता है।
परीक्षाओं में जो विकल्प होते हैं, प्रश्न में जो विकल्प होता है, उस विकल्प पर सारी चीज़ें आधारित है। कैसे आधारित है? तो देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है बिना समझ के, यदि एक विकल्प इस प्रकार का दिया हुआ हो, शेष बाकी कैसा भी दे सकते हैं, यदि इस प्रकार का विकल्प दिया हुआ हो बिना समझ के, तब हम लोगों को ले जाना है उसे अवयव भाव समास में। दूसरा, यदि लिखा हुआ हो, अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तब पता चल जाएगा, क्योंकि अवयव भाव समास है, उस अवयव भाव समास में समास विग्रह करने का तरीका यह है। दूसरी एक चीज और ध्यान में आती है कि यदि केवल ना समझ शब्द लिख दिया और आपसे पूछ लिया कि इसमें समास कौन सा है, यदि आप लोगों से इस प्रकार से प्रश्न कर ले कि ना समझ शब्द में समास कौन सा है, तब आप क्या करेंगे? तो मैं फिर वही कहूँगा कि विकल्प क्या दिया हुआ है। विकल्प नंबर 1 आप लोगों को दे दिया नयन तत्पुरुष समास। दूसरा विकल्प आपको दे दिया कर्मधारय समास। तीसरा आपको विकल्प दे दिया अलुक तत्पुरुष समास। और चौथा विकल्प आपको दे दिया इनमें से कोई एक लुप्त पद। यदि इस प्रकार से दिया हुआ रहे तब आप क्या कहोगे? ना उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? नयन तत्पुरुष समास में। तो इसका विकल्प ये हो जाएगा। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं कि नयन तत्पुरुष समास में किस प्रकार के उदाहरण आते हैं। लेकिन वही अभी मैंने आपको बताया कि जब उपसर्ग का प्रयोग होता है तो आपके दिमाग में जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का समाधान भी, और इसके साथ साथ नयन तत्पुरुष समास है, उस नयन तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हैं उन उदाहरण को हम लोग किस प्रकार से सरल करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं सारे के सारे शब्द उदाहरणों से ही बने हुए हैं। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? एक प्रश्न आपके दिमाग बनेगा कि आपने शब्द तो दे दिए, जो आप शब्द दे रहे हैं वह शब्द तो आपने दे दिए, लेकिन इनका विग्रह किस प्रकार से किया जाए? बहुत आसान है। नयन तत्पुरुष समास का विग्रह इसके नाम के आधार पर ही होता है। इस नाम का जो पहला अक्षर है उस पहले अक्षर को काम में लेते हुए हम इसका विग्रह करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अबोध, आपको क्या करना है? अ को न में बदलना है, पीछे वाला जो शब्द है वैसे के वैसे लिख देना है। तो क्या हो गया? न बोध, यानी नयन तत्पुरुष समास का न उठा लिया और पीछे वाला जो शब्द था उसे उठा लिया और आपको ने बना दिया न बोध। ये हो गया नयन तत्पुरुष समास का समास विग्रह। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपके सामने जो समस्याएं आने वाली है वो समस्याएं का उपसर्ग का प्रयोग किसमें होता है? अव्ययी भाव में होता है। उपसर्ग का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। उपसर्ग का प्रयोग आगे चलेंगे तो कर्मधारय समास में होगा। तो हम लोगों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम इन चीज़ों को देखते हैं, सारी चीज़ें एक साथ आ रही है, इनमें भी आ रहा है, इनमें भी आ रहा है, इनमें भी आ रहा है, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें वहाँ परीक्षा में केवल और केवल सबसे बड़ी चीज़ है विकल्प। उस विकल्प को देखना है। 4 जो विकल्प दिए जाते हैं उन 4 विकल्पों को देखकर प्रश्न का उत्तर देना है। उपसर्ग युक्त है, भले ही तद्व्यूह में आ सकता है, अव्यूह में भी आ सकता है, तत्पुरुष में भी आ सकता है, कर्मधारय में भी आ सकता है, लेकिन 4 विकल्प किस प्रकार के दिए हुए हैं वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ अबोध शब्द उपसर्ग भले ही हो लेकिन विग्रह इस प्रकार का आ गया। क्यों ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ? इसके बताने के पीछे कारण यही है कि इनके संबंध में एक प्रश्न प्रथम श्रेणी जो परीक्षा होती है फर्स्ट ग्रेड की, उस फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में
अकारण शब्द के बारे में प्रश्न पूछा हुआ और उन्होंने विकल्प 4 दिए। अब विकल्प कौन से दिए, वो भी विकल्प ऐसे देते हैं जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दूसरा दिया अलुक तत्पुरुष समास का, तीसरा दे दिया लुप्त पद का और चौथा विकल्प दे दिया उपपद का। इस प्रकार के 4 विकल्प दिए कि अकारण समासिक शब्द में समस्त पद में कौन से समास का प्रयोग किया गया। तो यहाँ नयन तत्पुरुष समास का, क्योंकि उपसर्ग लगा हुआ है और 4 विकल्प भी दिए, तो कौन से दिए, ये इस प्रकार के 4 विकल्प दिए। अब मैं आगे आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि यदि मान लीजिए ऐसा न दिया हुआ हो तब हम लोग क्या करें, तो इसके पीछे भी आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम नयन तत्पुरुष समास के समास विग्रह को अच्छे से समझ लें। जहाँ पर भी आपको दिखाई देता है कि इनमें से कोई भी उपसर्ग आ गया, तब आपको करना कुछ भी नहीं है। उपसर्ग जो आया है उस उपसर्ग को न में बदलना है। किस में बदलना है, न में बदलना है, और न में बदलने के बाद पीछे जो लिखा हुआ शब्द है व्यय, उसको लिख देना है। ये आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को देखकर, इन उदाहरणों को देखकर आप लोग आसानी से कह सकते हो कि हम लोग नयन तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ चुके हैं। बे लिखा हुआ है, बेइज्जत न इज्जत, बेकाबू न काबू, केवल इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। ना लायक न लायक, ना पाक ना पाक, ना पाक, ना समझ ना समझ। लेकिन अभी जो मैंने एग्जाम्पल इसका दिया था, आपको समझाया था, वो क्या समझाया था कि ना समझ शब्द दिया हुआ है और ना समझ में विग्रह किस प्रकार का है, बिना समझ के या न समझ। अब विकल्प किस प्रकार का है, ऐसा दिया हुआ है या ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ ले ना समझ का समास विग्रह क्या होगा, तो वो क्या करेगा, या तो ये वाला विग्रह देगा या ये वाला विग्रह देगा, दोनों साथ में देंगे नहीं। और मान लीजिए दोनों साथ में देते हैं तो विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा केवल 1, और 1 व 2 दोनों। ये अपने विकल्प को भी बदल सकता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान और सावधानी क्या रखनी है, हम लोगों को सावधानी ये रखनी है कि यहाँ परीक्षा में जो चारों ऑप्शंस दिए रहते हैं उन ऑप्शंस को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही उत्तर देना है। तो देख लीजिए नयन तत्पुरुष समास आपके सामने स्पष्ट रूप से है, जिसका विलोम शब्द बनता है कारण अकारण, व्यय अव्यय, मंगल अमंगल, चल अचल, भाव अभाव, ईश्वर अनिश्वर, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ये सारे विलोम शब्द बनाते हैं। निषेध का भाव प्रकट करते हैं, नकारात्मकता देते हैं। नकारात्मकता देते हैं, इसलिए नयन तत्पुरुष समास हो गया। इनका प्रयोग बार बार एक ही बात को दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज रहती है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कहा कि अव्ययभाव समास भी हो सकता है, तत्पुरुष समास भी हो सकता है, कई उपसर्ग कर्मधारय समास में भी प्रयुक्त होते हैं। लेकिन परीक्षा में प्रश्न आने का जो प्रकार है वो एक प्रकार इस प्रकार का होगा, एक प्रकार इस प्रकार का होगा। अब मान लीजिए आप लोग कहते हैं कि हमें मूल में क्या मानना है, कैसे मानना है, तो जो विकल्प है उस विकल्प के आधार पर ही हम लोगों को उत्तर देना है। इसलिए हमें सारी चीज़ें समझनी है, जाननी है और उनका उत्तर उसके हिसाब से देना है। चलिए अब हम अपने आगे वाले समास के बारे में पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आप लोगों ने नयन तत्पुरुष समास के बारे में देखा और समझा, और आप लोगों को ऐसा लगा कि परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं वो किस प्रकार के आते हैं, विकल्प किस प्रकार के दिए हुए रहते हैं। बड़े इत्मीनान से इस विषय को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भविष्य में किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब हम लोग अपने तत्पुरुष समास के ही जो अन्य भेद में दूसरा भेद है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा भेद है अलुक तत्पुरुष समास। लिखा हुआ है अलुक यानी छुपा हुआ। तो ये कहता है कि जिस समास में पहले शब्द के साथ, ध्यान से सुनना और समझना बहुत आसान है, बहुत सरल है, क्योंकि ये जो समास लिए हुए हैं ये सारे समास संस्कृत से लिए हुए हैं।
अब संस्कृत से लिए हुए हैं, इसलिए जो तत्सम शब्द हैं उन तत्सम शब्दों का प्रयोग इन समासों में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये कहता है कि पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह मौजूद रहता है, अर्थात वह किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी विभक्ति के रूप में, जैसे हम लोग रामपद वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जो विभक्ति का रूप दर्शाने का जो एक छोटे से पीछे म वगैरह जो होते हैं उनको देखकर विभक्ति को समझते हैं, ठीक वैसे ही इनमें उन्हीं तत्सम और संस्कृत से बने हुए जो शब्द हैं उनका प्रयोग होता है और उनके साथ जो विभक्ति चिन्ह है या कारक चिन्ह है वो क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो देखिए हम कुछ उदाहरण उनके देखेंगे तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं तीर्थंकर। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पहला शब्द जब समाप्त होता है तो उसके ठीक बाद अनुस्वार आ गया, यहाँ पर भी अनुस्वार आ गया, यहाँ पर भी अनुस्वार आ गया। तो ये क्या दर्शाता है, यह अनुस्वार जो है यह मूल में विभक्ति चिन्ह है या यूँ कह सकते हैं कारक चिन्ह है। और ये जो कारक चिन्ह है यह समासिक पद होने के बाद भी इनके साथ उपस्थित है, मौजूद है। इस आधार पर हम लोग इसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आपको एक चीज़ और समझनी, तीर्थंकर अनुस्वार आ गया, विग्रह किस प्रकार से करें, इनका विग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीर्थों को करने वाला, तीर्थंकर का जो समास विग्रह होगा वो इस प्रकार से होगा, तीर्थों को करने वाला। लेकिन आपको जब सामासिक पद दे देंगे, सामासिक पद दे देंगे तो कोष्टक में इस प्रकार से तीर्थों, यानी ये को विभक्ति चिन्ह तो मैंने लिख दी, को किस प्रकार से बनेगा संस्कृत के हिसाब से ये चीज़ आपके सामने है। तो ये कहता है कि यहाँ अनुस्वार आ गया, आप इसको इस प्रकार से समझेंगे तो ज़्यादा सरल रहेगा। चिरम को जीने वाला, तो ये चिरम जो लिखा हुआ है ये किसी विभक्ति को दर्शाता है, किसी विभक्ति को दर्शाने का काम करता है। लेकिन अपने हिंदी में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं है, ये सारे के सारे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करता है। तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग इन समासों में सबसे ज़्यादा हुआ है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जब शब्द को देखेंगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा तत्सम शब्द का प्रयोग हो गया और इसके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। दूसरा, आप इनका जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर आपको क्या चीज़ दिखाई देती है, क्या चीज़ नज़र आती है। तो आप लोग इसको जब देखेंगे, विग्रह किया हुआ है, आप इसको देखते ही आप तत्पुरुष समास का आभास कर लेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि को विभक्ति चिन्ह है और समास के अंदर विभक्ति चिन्ह का ही लोप होता है, तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का ही लोप होता है। तो आप को विभक्ति चिन्ह को देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है, ये चीज़ ध्यान में आ गई। लेकिन जब आप इस शब्द को देखते हो तीर्थंकर, यहाँ अनुस्वार आ गया, तब आपके ध्यान में आता है तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष समास के साथ अलुक भेद प्रयुक्त हुआ है। तब परीक्षा में प्रश्न आने के प्रकार वही मैंने आपको स्पष्ट समझा दिया है कि विकल्प ज़्यादा महत्वपूर्ण है समास के अंतर्गत। यहाँ तीर्थों को करने वाला तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा और अलुक तत्पुरुष समास दोनों ही हैं। तो विकल्प किस प्रकार के आएंगे परीक्षा में? नंबर 1, परीक्षा में प्रश्न आ गया कि तीर्थंकर शब्द है, उस तीर्थंकर शब्द में कौन से समास का प्रयोग हुआ है? तो नंबर 1 अलुक तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्म तत्पुरुष समास, विकल्प नंबर 3 केवल 1 और नंबर 4 1 व 2 दोनों। ये यदि 4 विकल्प आते हैं तो आपको विकल्प दोनों ही ठीक करते हुए चौथे को ही सही करना है, क्योंकि इन चीज़ों से यही जो प्रश्न बनता है जहां हम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकते हैं या हमसे गलत होने की संभावना है। तो उस गलत होने की संभावना को हम लोग ठीक किस प्रकार से करें? इन विकल्पों को देखकर। इसलिए इनमें ज़्यादा विकल्प छुपे हुए, विकल्प के आधार पर ही इनके उत्तर निकालने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। अब ये कहता है, मान लीजिए आपको शब्द दे दिया शुभंकर,
या वसुंधरा या धनंजय, इनमें से कोई भी शब्द आपको दे दिया और आपको कहते हैं कि शुभंकर शब्द में समास कौन सा है, तो विकल्प में यहाँ नीचे लिखता हूँ, नंबर 1 अलुक और कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 2 उपपद और कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 3 नयन और अलुक तत्पुरुष समास, नंबर 4 कर्म तत्पुरुष समास और कर्ण तत्पुरुष समास। ये 4 विकल्प मैंने आपके सामने रखे। 2 विकल्प भी एक साथ आ सकते हैं, एक विकल्प में 2 विकल्प दिए जा सकते हैं, 3 भी दिए जा सकते हैं, 4 भी दिए जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखना है कि शुभंकर शब्द है शुभम, यानी शुभ को करने वाला, ऐसा अगर आपको दे देते हैं तब आपको करना है कि क्या इसमें उपपद है, क्या नहीं है, क्या इसमें नयन है, क्या नहीं है, क्या इसमें कर्ण है, क्या नहीं है। लेकिन कर्म और अलुक दोनों ही हैं। कर्म किस लिए है, को दिया हुआ है, अलुक क्यों है, अनुस्वार आया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर विभक्ति चिन्ह मौजूद है। तो आप पहले वाले विकल्प को सही करेंगे, पहले वाले विकल्प का चयन करेंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए एकदम सरल हो जाएगी जब आप इसको सहजता से पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके बाद हम लोग आगे के जो तत्पुरुष समास के अन्य भेद हैं उनको भी पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी आप लोगों ने तत्पुरुष समास के 2 जो अन्य भेद हैं उन 2 अन्य भेदों को देखा और आवश्यकता अनुसार आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया। अब हम लोग तत्पुरुष समास के जो अन्य 2 भेद हैं उन 2 अन्य भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे और तरीका वही रहने वाला है, समझ भी वही रहने वाली है। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं वह चीज़ भी महत्वपूर्ण थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाया है। आइए अब हम उपपद तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है, आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देखेंगे कि उपपद तत्पुरुष समास में उपपद यानी दूसरा जो पद है, यानी उत्तर पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद, दूसरा शब्द, उसी की बात करते हैं। सारे हिंट आपके सामने रखे हुए जितने भी हैं, ये कहता है कि ऐसे समास की बात करते हैं जिस समास का अंतिम पद ग से होता है प्रारंभ, अंतिम पद गय होगा, स्थ होगा, दार होगा, कार होगा, जय होगा, द होगा, धर होगा, हन होगा, हर होगा, प्रद होगा, पय होगा, चर होगा, ज्ञ होगा। ये इतने सारे शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं। मूल में तो क्या है, ये सारे के सारे प्रत्यय हैं, सारे के सारे प्रत्यय हैं, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो अपना अच्छा सा अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्या है, जो लिखा हुआ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जो लिखा हुआ है मनोज, जब आप इस जय को देखते हैं, जय को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले कौन आएगा, क्योंकि आपने उपपद समास पढ़ लिया। लेकिन मनोज शब्द किसी का पर्यायवाची भी है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यानी पर्यायवाची हो गया, इसका मतलब यह किसी अन्य समास में भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम उपपद के बारे में पढ़ते हैं और उपपद के बारे में पढ़ने के बाद इन शब्दों का प्रयोग और किस में किया जा सकता है और किस में इनका प्रयोग होता है उसका भी अध्ययन करेंगे। उनके आधार पर भी प्रश्न कैसे बनते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण दिया हुआ ख ग दिया हुआ है। वैसे ग शब्द यदि हम लिखते हैं, ग अक्षर यदि लिखते हैं तो इस ग अक्षर को लिखने पर
आप लोग देखेंगे कि इस ग का कोई अर्थ नहीं है, आप लोग सीधा सीधा कहेंगे कि हिंदी की जो वर्णमाला है उस हिंदी की वर्णमाला का एक अक्षर है, लेकिन जो ही यह ख के साथ मिल गया तो यह हो गया एक शब्द बन गया ख और ग, खग। अब इस ख का अर्थ क्या है? इस ख का अर्थ हो गया आकाश, ख का अर्थ हो गया गमन करने वाला। विभक्ति चिन्ह आपको लगानी है, आकाश और गमन करने वाला, तो आकाश में गमन करने वाला, ये लिखा हुआ है आपके सामने क और ग, खग, आकाश में गमन करने वाला। तो आकाश में गमन करने वाला आप लोगों को ध्यान में है, हम किसको कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। इसका मतलब ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द भी है और उपपद में भी इसका प्रयोग हुआ है। तब आपके दिमाग में आता है कि ये किसी का पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द जिस समास में आता है, तो मैंने जब प्रथम वीडियो बनाया था तो उस प्रथम वीडियो में मैंने आपके सामने एक सारणी बनाकर बताई थी कि किस समास में हम व्याकरण के किन किन विषयों को पढ़ेंगे, उनका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। आंशिक रूप से हो, चाहे विस्तारित रूप से हो, प्रत्यक्ष हो, चाहे परोक्ष हो, किसी भी रूप में हम लोग व्याकरण के कुछ ना कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको करीब करीब 9 विषय बताए थे कि व्याकरण के 9 विषयों का अध्ययन हम लोग समास को पढ़ने पर करेंगे। तो अब आप लोग पहले वीडियो को यदि देख चुके हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि पर्यायवाची शब्द की बात हम लोगों ने किस समास में की थी, क्योंकि ये पहले ही मैंने आपके सामने रख दिया था। तब आपके ध्यान में होगा कि बहुव्रीहि समास, उस बहुव्रीहि समास में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन ये कहता है वहाँ तो होता है, यहाँ पर भी उपपद में भी आता है। अंतर कितना है? अंतर केवल और केवल विग्रह का अंतर है। ऐसा यदि विग्रह दिया हुआ है, जो आपके सामने अभी मैंने लिखा है, ऐसा यदि विग्रह दिया हुआ है तब तक तो यह उपपद ही रहेगा। और यदि इसके विग्रह में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्तन क्या कर दिया जाए? आकाश में गमन करता है जो, अगर इस प्रकार का विग्रह आ जाए, दोनों ही विग्रह दिए हुए हैं, ये विग्रह भी आपके सामने है, यह विग्रह भी आपके सामने है, तब आप लोग विग्रह को देखकर समास का नाम बताएंगे। आकाश में गमन करता है जो, तो यहाँ पर आ गया कौन? उपपद तत्पुरुष समास, में आ गया, इसलिए अधिकरण भी आ गया। लेकिन यहाँ विग्रह जब इस प्रकार का आएगा तब आप लोग क्या करेंगे? ऐसा विग्रह आएगा तब हम लोग कौन सा, क्योंकि ये है जो आ गया, पर्यायवाची शब्द की बात आ गई, तो बहुव्रीहि समास का प्रयोग करेंगे। ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना यदि हम लोग समझ जाते हैं या हम लोगों को आ जाता है, तब हमारा कोई भी प्रश्न गलत होने की स्थिति में नहीं रहेगा। चलिए अब हम कुछ और शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं और किस प्रकार से उनके प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है मुरलीधर, आपके सामने प्रश्न आ गया, मुरलीधर में समास है। अब विकल्प क्या रहेंगे? नंबर 1 बहुव्रीहि, नंबर 2 पर उपपद, नंबर 3 पर 1 2 3, इस नंबर 3 पर जो विकल्प रहने वाला है कर्म तत्पुरुष समास, और नंबर 4 पर जो विकल्प रहने वाला है वह कर्मधारय समास। ये इस प्रकार का विकल्प आपके सामने रहेगा। ये 4 विकल्प में
केवल एक ख, केवल दो ग, 1 2 3, आगे लिखा हुआ रहेगा केवल 1 2 3 और ग, घड़ी वाला घ जिसे हम बोलते हैं, 1 2 3 बच्चा, चलो ये ऐसा प्रश्न बन गया। अब आप क्या करेंगे? सोचना है, समझना है, प्रश्न का उत्तर देना है। परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं ये आपके सामने मैंने रख दिया। समास के जो प्रश्न बनने का प्रकार है वो मैंने आपके सामने रख दिया। 4 विकल्प आपको दे दिया, 4 विकल्प के बाद 1 2 3 और 4 ये और दे दिए। अब इसका उत्तर बताइए। यहाँ हम आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा है समझने की आवश्यकता। यहाँ विकल्प होगा ग, 1 2 और 3। कैसे होगा? देखिए इधर सबसे पहले तो हम लोग करते हैं उपपद के आधार पर। मुरली को धारण करने वाला, ये रख दिया। नंबर 2 को के आधार पर ही हम लोग कहते हैं, क्योंकि उपपद में ही आ गया, इसमें भी को आ गया, उपपद का भी है और को आ गया तो कर्म तत्पुरुष समास का भी आ गया। अब एक विकल्प और रखते हैं, मुरली को धारण करता है जो, जहाँ विकल्प बदल गया। तो ये इत्मीनान से पढ़ाने के पीछे हमारा हेतु यही है कि आप विस्तार से इन चीज़ों को समझ जाएं। विकल्प, विग्रह, सब चीज़ें आपके सामने रखी है। अब आपको उत्तर देना है। को आ गया, उपपद या कर्म तत्पुरुष समास के आधार पर समझ लीजिए। पीछे धर आ गया, इसलिए उपपद समझ लीजिए। और करता है जो, ये किसी का पर्यायवाची शब्द है, यानी आप लोग कहेंगे ये कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, तब भी यहाँ पर बहुब्रीहि समास का प्रयोग हो गया। तो तीनों का प्रयोग हो गया। ऐसे प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं तो हम केवल एक चीज़ को देखते हैं, 2 चीज़ को देखते हैं, 3 भी विकल्प के रूप में आ सकते हैं, 4 भी विकल्प के रूप में आ सकते हैं। प्रश्न का रूप बदल सकते हैं, यह इन तीनों को साथ में रख सकते हैं। अब एक प्रश्न और बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि और किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जो आगे वाला जो शब्द है उसको हम लेते हैं, एक शब्द और ले लेते हैं, नृप शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ये कहता है नृप शब्द है, और इस नृप शब्द में किस प्रकार के समास का प्रयोग हुआ है? तो विकल्प 1 उपपद, बहुव्रीहि और करण। नंबर 2 बहुव्रीहि, उपपद, और 3 नंबर पर हम लोग ले सकते हैं संप्रदाय। नंबर 3 में हम लोग लिख सकते हैं उपपद, नयन और बहुव्रीहि। नंबर 4 में हम लोग लिख सकते हैं उपपद, बहुव्रीहि और एक और आ सकता है कर्म तत्पुरुष। 4 विकल्प। अब देखिए, प्रश्न एक ही है, नृप शब्द। नृप शब्द में समास का प्रयोग हुआ, किस समास का प्रयोग हुआ? तो 1 2 3 दे दिया, 1 2 3 दे दिया, इसमें भी 3 दे दिया और इसमें भी 3 दे दिया। अब किसको ठीक माने? केवल 2 को पढ़कर आप लोग उत्तर देते हैं तो क्या होगा? तीसरे वाले को नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो जाएगा। पहले को पढ़ लिया, दूसरे को पढ़ लिया, तीसरे को गलत हो जाएगा। पहले को पढ़ लिया, दूसरे को पढ़ा, अगर ध्यान पहले को पढ़ के उत्तर देते हैं तो नृप हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे प आया है, और प मैंने आप लोगों को बताया था कि प आने पर उपपद होता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुव्रीहि शब्द
और यहाँ अगर तीनों विकल्प अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उपपद क्यों है? क्योंकि प आ गया। कर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर को लिखा हुआ है, नरों को पालने वाला। और बहुव्रीहि क्यों है? क्योंकि नृप राजा का पर्यायवाची है। तो इस आधार पर आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमें किस प्रकार से देना है वह चीज़ मैंने आपके सामने रखी है, विस्तार से सारी चीज़ें आपको समझाई है। तो चलिए अब हम लोग अगर हम इनके विग्रह को करते हैं, पंक शब्द की जानकारी, पंकज शब्द है, तो आप पंकज शब्द के बारे में क्या करते हैं? क्या ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द भी है और ज को देखकर उपपद की होने का भी आभास होता है। दोनों चीज़ें हैं। परीक्षा में विकल्प महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, परीक्षा में विकल्प महत्वपूर्ण है। तो विकल्प जैसा आता है उस हिसाब से हमें उत्तर का चयन करना है। केवल एक ही उत्तर दिमाग में क्लिक करके जाएंगे तो मान लीजिए आपके प्रश्न के गलत होने की संभावना भी 50% हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए 100% भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक का सोच कर जाएंगे तो। इसलिए मैंने आपको विस्तार से इन चीज़ों के बारे में, अंडज की बात करते हैं, अंडे से जन्म लेता है, स्वेदज पसीने से जो जन्म लेता है, नभ में जो विचरण करता है चरता है, थल पर जो चलने वाला है, कृतज्ञ को जानने वाला, तटस्थ तट पर स्थित रहने वाला, मुरली को धारण करने वाला। तो इस प्रकार के खूब सारे हैं, लेकिन आपको देखना क्या है, आपको मैंने हिंट के रूप में ये सारे शब्द दे दिए पूर्व में। जब इसकी परिभाषा हमने देखी तो मैंने आपके सामने ये सारे के सारे शब्द दे दिए। इन शब्दों को देखकर हम लोग उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अंतिम तत्पुरुष समास के भेद के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग अपने तत्पुरुष समास के अन्य भेदों के अंतिम भेद के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो 3 भेद आपको बताए हैं वह भेद आपको समझ में आए होंगे, और यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट अभी भी आपके दिमाग में रहता है तो आप हम कमेंट बॉक्स में हम लोगों से प्रश्न कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने अंतिम भेद के बारे में अध्ययन करते हैं, और अंतिम भेद का नाम है लुप्त पद। नाम से ही पता चलता है, लुप्त यानी गायब। कौन गायब? पद गायब। कि जिस समाज में कौन गायब हो जाए? पद गायब हो जाए, या पद क्या हो जाए? लुप्त हो जाए। किसके साथ लुप्त हो जाए? तो कहते हैं कि भाई मूल में हम लोग तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं तो उस तत्पुरुष समास में कौन आता है? कारक चिन्ह आते हैं। कौन आते हैं? कारक चिन्ह आते हैं। तो उस कारक चिन्ह के साथ कौन गायब हो जाए? पद के पद गायब हो जाए। नाम से ही पता चलता है। तो वहाँ कौन से समास का प्रयुक्त होगा? लुप्त पद का प्रयोग होगा। एक शब्द बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में आया हुआ है, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है दही बड़ा। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो उस एग्जाम्पल को देखने पर आपको लगेगा कि दही बड़ा। अधिकांश लोग क्या कहते हैं? दही का बड़ा, जबकि मूल में होता क्या है? क्या बड़ा दही से बनता है? दही से बड़ा नहीं बनता। बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अब इसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये एक शब्द नहीं, हम सारे एग्जाम्पल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ ये नज़दीक में आ गया तो और सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है, इसलिए दही का बड़ा ऐसा करना गलत है। क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। अब पहले तो हम बात करते हैं इस लुप्त पद तत्पुरुष समास के आधार पर। कभी पद कौन गायब हो गए? पद के पद गायब हो गए। कैसे गायब हो गए? ये कहता है पहला शब्द तो यह है, दूसरा शब्द यह है, यानी पूर्व पद इसे कहते हैं, उत्तर पद इसे कहते हैं। गायब कौन हो गई? विभक्ति चिन्ह, वो तो तत्पुरुष समास में होती है। उसके साथ साथ ये कहता है कि शब्द के शब्द 1 और 2 शब्द और गायब हो गए। तो विभक्ति चिन्ह के साथ जब पद के पद गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं, तब लुप्त पद तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। यहाँ मैंने आपके सामने लिख दिया दही में डूबा हुआ बड़ा। ये इस प्रकार का इसका विकल्प होगा। मधुमक्खी। अब हम मधुमक्खी की बात करते हैं। मधु किसे कहते हैं? आप लोग कहेंगे शहद को कहते हैं। तो शहद को कहते हैं तो हम इसका उत्तर किस प्रकार से दें? तो देखिए मधुमक्खी शब्द है, लिखा हुआ है मधु को एकत्र
करने वाली मक्खी। शुद्ध इसका विग्रह इस प्रकार से होगा, मधु को एकत्र करने वाली। अब इसमें क्या हुआ, पूर्व पद ये रहा और उत्तर पद ये इतना दूर, बीच में कौन, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह के साथ ये सारे के सारे पद क्या हो गए, लुप्त हो गए। इसलिए इस नाम के आधार पर ही इस समास का काम है और ये अपने काम को बिल्कुल सार्थक सिद्ध करता है कि विभक्ति के साथ अन्य पद भी गायब हो जाते हैं। अब कहना का तात्पर्य क्या हो गया कि को लिखा हुआ है, को के साथ इतना सारा लुप्त हो गया तो लुप्त पद हो गया, लेकिन को लिखा हुआ तो क्या इसमें कर्म तत्पुरुष समास नहीं होगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ, इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। तो कर्म तत्पुरुष समास भी है को की वजह से, और इतने सारे हो गए, लुप्त हो गए, तो लुप्त पद भी है। बैलगाड़ी, बेल से चलने वाली गाड़ी। पहला पद, उत्तर पद, पूर्व पद दोनों ही से विभक्ति चिन्ह है, ये आ गया, से विभक्ति चिन्ह आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, बेल साधन के रूप में काम आ गए, तो करण तत्पुरुष समास हो गया। करण तत्पुरुष के साथ साथ लुप्त पद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका इतना बड़ा, इन सब विभक्ति के साथ ये शब्दों का भी लोप होता है। तो आप लोग इन एग्जाम्पल्स को देखकर यह तय कर सकते हैं कि हमें उत्तर किस प्रकार से देना है, पहली बात। दूसरा, हमें विकल्प को पढ़ना ही है, ध्यान से पढ़ना है। यदि ऐसे कोई शब्द आते हैं तो उनको ध्यान से पढ़ना है। मधु को एकत्र करने वाली, बेल से चलने वाली। अब ये रेलगाड़ी की बात आ गई, रेलगाड़ी की बात करते हैं तो यह मिश्रित शब्द हो जाएगा, क्योंकि रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। तो रेलगाड़ी शब्द की बात करते हैं तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। यहाँ भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग जो होते हैं वो रेल को ही गाड़ी समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में रेल क्या है, पटरी है जो स्थायी रूप से बिछी हुई है। लेकिन फिर भी हम रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद क्या कहते हैं, रेल आ गई, रेल आ गई, रेल आ गई, जबकि रेल यानी पटरियाँ तो पहले से ही आई हुई है। अब आई कौन है, उस पर चलने वाली जो गाड़ी है। तो यहाँ कौन आ गया, पर आ गया, और ये दो शब्द और लुप्त हो गए। तो जब पर आ गया, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया, और लुप्त पद यानी कारक चिन्ह के साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं तो उसे लुप्त पद भी कहते हैं। तो दो भी समासों का प्रयोग एक के शब्द में हो सकता है, इसलिए हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि इनके संबंध में आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा है तो आप उस जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग आपको और जिज्ञासाओं का, आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों का समाधान कर सकें। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको सरल तरीके से समझाई है, आप उसी प्रकार से कार्य करना है। यहाँ एक शब्द दिया हुआ है रसमलाई, तो वही बात है, जैसे दही बड़ा है वैसे ही रसमलाई है, रस में डूबी हुई मलाई। इसका भी यही हो जाएगा। स्वर्णहार, स्वर्ण से बना हुआ हार, इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। पवन से चलने वाली चक्की, पर्णशाला, पर्ण से बनी हुई, वन में रहने वाला मानुष। तो ये सारे के सारे, वायु में चलने वाला, उड़ने वाला यान। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को लुप्त पद के अंदर आएंगे, क्योंकि आपको जब इस विग्रह करना होता है तो बहुत लंबा चौड़ा विग्रह करना होता है। अब परीक्षा दिमाग में एक और आता है कि उसे अधिकरण माने या लुप्त पद माने। तो साथियों, मित्रों, मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझा दिया, स्पष्ट रूप से बता दिया कि वहाँ विकल्प किस प्रकार का दिया हुआ है। उस विकल्प के आधार पर ही हमें उत्तर का चयन करना है। हम जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई भी कार्य न करें, ऐसा आप लोगों से निवेदन। परीक्षाएं भी आगे स्थगित होकर आगे बढ़ गई है, उनकी तारीखें भी अब आएगी, तो आप और शायद रूप से होकर इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए,
पटवारी के लिए, ग्राम सेवक के लिए, जिसमें भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार से बताई है। आप लोग हमारे चैनल को, यदि कंटेंट्स आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।